हाय गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम आपके सेकेंड चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी के लास्ट टॉपिक को देखेंगे। हमने इस चैप्टर के कई सारे पॉइंट्स आपसे डिस्कस किए। हमने लगभग हर चीज़ों पे विस्तार से बात की। वी हैव डिस्कस एवरी एंड ईच पॉइंट्स वेरी क्लियरली। I hope you will understand every and each topic without any hindrance and hesitance. This is the very important thing. It is very interesting chapter. In this chapter, you will learn कि कैसे बाहर के लोगों ने भारत पर शासन किया। उन्होंने भारत को अपने कब्जे में लिया, हमारी आपस की लड़ाई का फायदा उठाया। एक व्यापारिक कंपनी होकर के उन्होंने संपूर्ण भारत को जीत लिया और फिर एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई बड़े पैमाने पे। हमने देखा कि कलकत्ता जो उस समय का सबसे समृद्ध केंद्र था व्यापार का, जिसके बारे में बर्नी, इसके बारे में डेफो, कई सारे राइटर्स ने लिखा। कलकत्ता में सोना आता ही आता था, चांदी आती ही आती थी, जाती नहीं थी। एक ब्रिटिश इतिहासकार ने लिखा, एक ब्रिटिश हिस्टोरियंस रोट अबाउट कलकत्ता, दैट कलकत्ता वो दलदल है जहाँ पे पूरे दुनिया का खजाना आके दफन हो जाता है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से कलकत्ता बुरी तरीके से लूटा गया। बड़े बड़े जहाज़ों में, बड़ी बड़ी नौकाओं में इन चीज़ों को, यहाँ के सोने चांदी अकूत दौलत को भर के लंदन भेज दिया गया, ब्रिटेन भेज दिया गया। ये एक आपस में आपसी सामंजस्य की कमी, आपसी लड़ाइयों का परिणाम कि एकजुटता न होने के कारण उन्होंने हमें, हमारी संपत्ति को, हमारी संस्कृति को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया, राजाओं को अपमानित किया, मुगल एम्परर की बेइज्जती की और हर वो काम जो उनके फायदे के लिए थे उन्होंने किया। भारतीय व्यापारियों की स्थिति को उन्होंने उस स्थिति में ले पहुंचा दिया जहां से उभरने में उन्हें कई सौ साल लग गए। आज इस चैप्टर को हम यहीं समराइज करेंगे। आप कंक्लूजन को देखते हैं। आपके बुक में कंक्लूजन काफ़ी छोटा है, हम इसे विस्तार से चर्चा करेंगे। Thus the East India Company conclusion. Thus the East India Company was transformed from trading company to territorial colony power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided the process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months of the travel to India by sea. Steamships reduced the journey time to 3 weeks, establishing more Britishers and their families to come to a far off country like India. It means the development of transportation mode during that time, it was also beneficial for the British Empire. उन्होंने बड़े पैमाने पे इन चीज़ों की खोज की और उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने तरीके से किया। उन्होंने भारत में रेलवे की स्थापना की 1853, 13 अप्रैल 1853। फर्स्ट टाइम रेलवे इंट्रोड्यूस मुंबई टू थाने। एक छोटी दूर में रेलों को उन्होंने भारत में चलाया। ग्रेट पेनिनसुला कंपनी ने भारत में रेलों को चलाने का काम अपने हाथ में लिया और सफलतापूर्वक उसको रन किया। लेकिन यहाँ ये सोचना है हमें कि क्या वो रेल भारतीयों के लिए चला रहे थे? क्या वो रेल इंडियंस के लिए था? क्या उनकी जो टेक्नोलॉजीज थे वो इंडिया के लिए थे? टेक्नोलॉजीज में स्टीम पावर, स्टीम शिप्स, जिसने दूरी को कम कर दिया, टाइम
अब लंदन से भारत आने में 3 हफ्ते लगते थे और इसका विकास, इसका डेवलपमेंट बदलने लगा, बदलाव की स्थिति आई और ये चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी. यू माइट बी अंडरस्टैंड that this technology was introduced by the Britishers for particular their benefits, not for Indians. उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने लिए किया, अपने देश के लिए किया, न कि भारतीयों के लिए. ये अपने में एक विचित्र और यूनिक बात थी. आज इस पे चर्चा का विषय है. 1857 का रिवोल्ट, 1857 की अनसेटिस्फैक्शन जो एक बड़े पैमाने पे उनके सामने उभर के आया, जो एक इतिहास का एक वो चैप्टर है जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है. By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 लागू कर दिया गया और अब हम 1857 से ही 1857 से ही कंपनी का प्रशासन लगभग 63% भारतीय क्षेत्र पे था. 78% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उनके द्वारा नियंत्रित हो रही थी, उनके द्वारा प्रशासित की जा रही थी. और ये सारी चीजें 78% आबादी के ऊपर उनका जो शासन स्थापित हो चुका था, वो देश के शेष भूभाग और आबादी पर अपनी कंपनी के प्रभाव को ही दिखा रहा था. इस प्रकार अगर हम बात करें फॉर्मली व्यवहारिक स्तर पे, तो हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पे अपना नियंत्रण ले चुकी थी. आप इन चीजों को हम इस चैप्टर में समझने का प्रयास किए. अब हम इस पूरे चैप्टर को रिकॉल करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. ध्यान से इन चीजों को देखिए. हम रिकॉल में क्या क्या बात करते हैं और क्या क्या चीजें. हम फर्स्ट टॉपिक से चलते हैं, जहाँ पे हमने देखा था कि किस तरीके से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई और उसने उसका अपना विकास किया. फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर. हमने यहाँ से जो इतिहास पढ़ा उसमें हमने देखा कि किस तरीके से भारत में कंपनी 16वीं सदी में ब्रिटेन में एक कंपनी बनी. 16th सेंचुरी, मैंने आपसे कहा था कि 1599 में ब्रिटेन में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक व्यापारिक कंपनी बनाने का सुझाव आया. इस व्यापारिक कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट से एक आज्ञा पत्र प्राप्त किया पूर्वी देशों में व्यापार करने का. 31 दिसंबर 1600 में उन्हें ये 15 ईयर्स के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का राइट्स मिल गया, एक अधिकार प्रदान कर दिया गया और कंपनी स्थापित की गई. इस कंपनी में कंपनी के मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई. कमेटी में एक डायरेक्टर और 24 मेंबर थे. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कही गई. अब कंपनी में शामिल जो व्यापारी थे उनकी आम सहमति के द्वारा ही डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती थी. ये निदेशक मंडल बनता था.
यहीं से कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट की कहानी शुरू होती है, यहीं से भारत में इनके व्यापार की बात शुरू होती है। फिर उन्होंने भारत में किस तरीके से अपने व्यापार का विस्तार किया, हम आपको विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, हम सीधे आपको पॉइंट्स पे लाते हैं। हमने आपसे कहा कि किस तरीके से 1608 में कैप्टन हॉकिंस भारत पहुंचता है हेक्टर नामक जहाज से, और सूरत की बंदरगाह पे आके रुका पहली बार। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा था। वो टर्की लैंग्वेज जानता था और अकबर के नाम से जेम्स फर्स्ट का लेटर लेकर के वो मुगल कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन वो 1608 में पहुंचा था। मुगल एम्परर अकबर की मृत्यु 1605 में हो चुकी थी। नया मुगल एम्परर जहांगीर शासन कर रहा था। जहांगीर के कोर्ट में पहुंच के उसने अपने कंपनी के लिए कुछ एकाधिकार मांगे, व्यापार करने की छूट मांगी। प्रारंभ में पुर्तगालियों के विरोध के कारण उन्हें ये सुविधा पूरी तरीके से नहीं मिल पाई, लेकिन उन्हें कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने की अधिकारिता प्राप्त हुई। 1613 तक आते आते उन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश कर ली। कैप्टन हॉकिंस के बाद 1611 में कैप्टन मिडल्टन, जो 400 का एक बड़ी जहाज पकड़ के पुर्तगालियों का अंग्रेजों को सौंपा, तो ब्रिटिश पावर का आभास जहांगीर को हुआ। जहांगीर ने खुश होकर के उन्हें सूरत में स्थायी परमानेंट फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की अनुमति दे दी। कैप्टन हॉकिंस के बाद फिर धीरे धीरे भारत में इन व्यापारियों का आना शुरू हो चुका था। व्यापार भारत से ये क्यों करना चाहते थे? क्योंकि इस पर हमने बात की थी कि भारत के जो मसाले के व्यापार और भारत में जो उनके बारे में, भारत की समृद्धि के बारे में उन लोगों ने सुन चुका था, यूरोपियंस ने सुन चुका था। वो भारत में इसलिए व्यापार करने के लिए लालायित थे। वो चाहते थे कि भारत में व्यापार करें। उन्होंने भारत के साथ व्यापार करना शुरू किया, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। कई सारी यूरोपियन कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी, उनके कंपटीशन का भी उनके सामने एक बड़ा प्रश्न था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम प्राप्त करने के लिए, इस कंपटीशन को कम करने के लिए अपना इंटरफेरेंस इंटरनल पॉलिटिक्स में करने लगा। पहले वो राजाओं को कुछ ब्राइब देके, घूस देके अपने व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त करने लगा। धीरे धीरे स्थानीय राजाओं को खुश करते हुए उसने कुछ क्षेत्रों पे अपनी फैक्ट्री, अपने कोर्ट, अपने फोर्ट को उन्होंने फोर्टिफाइड किया। उन्होंने, अगर हम उनके विस्तार को देखें तो हमें दिखता है किस तरीके से उन्होंने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की, और फिर उन्होंने कलकत्ता में 1699 में फोर्ट विलियम की स्थापना की। बंबई में उन्होंने अपने फोर्ट को एस्टेब्लिश किया। कलकत्ता के बारे में स्पेशली बात किया आपके। कलकत्ता में 1651 में उन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट को तैयार किया। वहाँ के गवर्नर से, कलकत्ता के गवर्नर से, बंगाल के नवाब से उन्होंने कुछ छूट प्राप्त की। ये छूट उन्हें व्यापार में लाभ तो थी, परंतु वो उतना लाभकारी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुगल एम्परर से इसके बारे में छूट प्राप्त की। मुगल एम्परर औरंगजेब के समय उन्हें छूट मिली, लेकिन उनके ऊपर कुछ अलग टैक्स इंप्लीमेंट कर दिए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब पावर के थ्रू हम अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, व्यापारिक हित को साधेंगे। लेकिन वो इसमें असफल रहे। औरंगजेब की नेवी से उनको पराजित होना पड़ा, उनको बंगाल से निकाल दिया गया। बाद में जाप चारनोक की मध्यस्थता से, मीडिएशन से मामला सॉल्व हुआ, और फिर कलकत्ता में उनको
व्यापार करने की छूट मिली। अब ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि हमें कुछ नई व्यवस्था इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब सीधे हम भारत के क्षेत्रों पर कब्जा नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्थानीय लोगों को पैसा खिलाने की व्यवस्था शुरू की, और ये व्यवस्था, ये चीज़ें उनको एक नए स्वरूप में डेवलप होने के लिए अवसर प्रदान किया। हमने आपको बताया कि किस तरह से 19 में उन्होंने कोलिकाता, गोविंदपुर और सुल्तानाती गांव को 1200 रुपये 1200 में खरीद करके वहाँ पे कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना की, और जेम्स सायर वहाँ का पहला प्रेसिडेंट बना, प्रेसिडेंसी सिटी का पहला प्रेसिडेंट बना। फोर्ट को फोर्टिफाइड कर दिया गया। इन सारी चीज़ों से बंगाल के नवाब बड़े संतुष्ट थे। हमने बंगाल में स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना मुर्शिद कुली खान ने की, बाद में अलीवर्दी, और अलीवर्दी के बाद एक एम्बिशियस नवाब सिराजुद्दौला की बात की हमने। नवाब सिराजुद्दौला को सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। नवाब सिराजुद्दौला ने इसके लिए ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने स्पष्ट क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, यू हैव टू पे टैक्स, विदाउट इट यू कैन नॉट सर्वाइव इन कलकत्ता। आप कलकत्ता में तभी रह सकते हैं जब आप प्रॉपर टैक्स दें। यू हैव टू पे रेवेन्यू टैक्स भी आपको देना पड़ेगा। अब ब्रिटिशर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस था कि वो रेवेन्यू टैक्स दें, या तो वो रेवेन्यू टैक्स दें, अपनी इनकम को कंट्रोल करें, और या तो वो कॉन्स्पिरेसी करके नवाब के अगेंस्ट कोई कार्रवाई करें। उन्होंने दूसरा तरीका अपनाया। उन्होंने बंगाल में नवाब के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी की, बंगाल के बैंकर्स को मिलाया, और नवाब के आर्मी जनरल मीर जाफर को अपने इस गुप्त संधि का हिस्सा बनाया। मीर जाफर, जगत सेठ, अमीर चंद की कॉन्स्पिरेसी से बैटल ऑफ प्लासी की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अंग्रेजों ने मीर जाफर को लालच दिया, मीर जाफर यदि हमारा साथ देगा तो हम मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना देंगे। और नवाब सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके बैंकर्स को बोला कि ट्रेजरी में आधा पार्ट उनको मिल जाएगा, खजाने का हिस्सा दे दिया जाएगा। इसलिए वो लोग भी मिल गए। इन लोगों ने सबसे बड़ी गलती की अपने नवाब के अगेंस्ट, और ये नवाब सिराजुद्दौला थे। इनके अगेंस्ट की गई चीज़ें बैटल ऑफ प्लासी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। अगर आप टॉपिक पढ़े हाउ ट्रेड लेड टू बैटल, तो आपको इन चीज़ों के बारे में इसमें मालूम चलेगी। हमने बैटल ऑफ प्लासी पे बात किया, अब हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी पे। अंग्रेज चाहते थे कि नवाब जो बंगाल का हो वो उनके अकॉर्डिंग काम करे। बैटल ऑफ प्लासी में मीर जाफर की सेनाएं, इट मीन्स सिराजुद्दौला की सेना हार गई मीर जाफर के षड्यंत्र के कारण, कॉन्स्पिरेसी के कारण, और फिर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। मीर जाफर गद्दी पे बैठने के बाद सभी कार्य ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में करने लगा। अब यहां से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इनकम में वृद्धि हुई, लेकिन कुछ ऐसे कार्य थे जिससे मीर जाफर की डिग्निटी पे क्वेश्चन उठ रहे थे। मीर जाफर ने अपनी जनता के लिए कुछ अच्छे कार्य करने चाहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं लगा, और फिर मीर जाफर को गद्दी से हटा करके मीर जाफर के एक रिलेटिव मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया गया। 1716 मीर कासिम मीर जाफर से भी ज़्यादा एम्बिशियस था। उसने अपनी कैपिटल चेंज कर दी, राजधानी परिवर्तन किया और नई नीतियों को इंप्लीमेंट करने लगा। उसने अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों को अपॉइंट किया। उसने खिजरी जमा नामक एक नया कर टैक्स इंपोज किया जो सभी के ऊपर प्रॉपर लागू थे। ये सारी पॉलिसी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आ रही थी
और उन्होंने मीर जाफर को फिर री इंटाइटल किया, उनको गद्दी से हटा दिया, डिपोज्ड किया, और फिर उसकी जगह मीर जाफर को गद्दी बैठाया गया। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और अपनी सेना के साथ एक संयुक्त अलायंस बनाई, ज्वाइंट अलायंस, और ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट युद्ध किया। इसे ही बैटल ऑफ बक्सर कहते हैं, 1764। अनफॉर्चुनेटली बैटल ऑफ बक्सर का रिजल्ट अंग्रेजों के फेवर में रहा। अंग्रेज विजयी हुए और अनजाने में ही उन्हें उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया का पूरा राज्य मिल गया, अवध मिल गया। अवध के साथ साथ मुगल एम्परर भी उनका पेंशनर बन गया। अब उन्हें मनचाही मुराद मिल चुकी थी। अब वो पूरी तरीके से शासन करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने 2 पैक्ट किया, इलाहाबाद की पैक्ट फर्स्ट, जो मुगल सम्राट शाह आलम से की गई 12 अगस्त 1964, और फिर दूसरी संधि जो की गई वो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हत्या के बाद मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया गया। मीर जाफर ने कुछ ऐसे कार्य किए जो अंग्रेजों के फेवर में थे। मीर जाफर ने अपनी जनता के लिए जब कुछ अच्छा कार्य करना चाहा तो उसे एक बार फिर सत्ता से हटा के उसके एक रिलेटिव मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया गया। मीर कासिम 1760 to 1763 बंगाल की गद्दी पर बैठा। मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि ये अलीवर्दी खान के बाद दूसरा सबसे योग्य नवाब था। उसने अपनी राजधानी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर ली, क्योंकि वो इस कॉन्स्पिरेसी के इन्वायरमेंट से दूर होना चाहता था, और वहां पे उसने कुछ बंगाल की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। वो अंग्रेजों के हाथ का पपेट नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी स्थिति को बदलना चाहा और कुछ नए रूल्स उसने इंप्लीमेंट किए। उसने बंगाल पे नया सब टैक्स अबवाब लगाए जो 3/32 थे, 3/32। उसने अधिकारियों की जो सेब थी उस पर खिजड़ी जमा नामक नया टैक्स लगाया। मुंगेर में तोप तथा तोड़दार बंदूक बनाने की व्यवस्था की और फ्रांसीसियों को वाल्टर रीड हार्ड की नियुक्ति की, जो बंगाल आर्मी को एक नए तरीके से सुसज्जित करे, ट्रेन करे। ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लग रही थी, और एक घटना हुई। पटना में व्यापारिक कोठी के प्रमुख एलिस ने पटना पे आक्रमण कर दिया। मीर कासिम ने पटना पर तुरंत अधिकार कर एलिस को पराजित कर दिया। अंग्रेज अधिकारियों को बंदी बना लिया, लेकिन पटना की घटना के कारण कंपनी ने जुलाई 1763 में मीर जाफर को नवाब घोषित कर दिया और एक बार फिर मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया। मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया, और यही युद्ध बैटल ऑफ बक्सर के नाम से जानी जाती है। 22 अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम की अलायंस ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ वार घोषित कर दी, युद्ध घोषित कर दिया। इस युद्ध में हालांकि मीर जाफर को फिर से गद्दी पर बैठाने के बाद अंग्रेजों ने इस युद्ध के लिए आगे बढ़े, और इस युद्ध में बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों ने नवाब की सेना को पराजित किया, मीर कासिम की सेना को पराजित किया। मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला अवध के नवाब की सेना पराजित हुई, और अनजाने में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नॉर्थ इंडिया की पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार मिल गया। यहीं पे 2 संधियां होती हैं बैटल ऑफ बक्सर के बाद। इलाहाबाद की फर्स्ट संधि 12 अगस्त 1765 जो मुगल सम्राट शाह आलम पे होती है, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765
इलाहाबाद की सेकेंड ट्रीटी जो शुजाउद्दौला की तरह होती है। इनमें कुछ अंग्रेजों ने इस दोनों संधि को अपने हित में रखा और फिर इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिसाइड किया कि अब वो शासन करेंगे। 1765 में उन्होंने ये तय किया कि अब बंगाल में फाइनली वो शासन करेंगे। फाइनली 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज अ दीवान ऑफ द प्रोविंसेस। उन्होंने उनसे मुगल एम्परर से दीवानी अपने हाथ में ले ली बंगाल की और शासन करने का अधिकार भी ले लिया। यहीं से डुअल एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पे कंपनी ऑफिशियल्स आल्सो बिकेम नवाब्स। यहाँ पे जो नवाब बने कंपनी के अधिकारी, ये उन रूल्स का वायलेशन था, वो उन छूट का वायलेशन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को व्यापार की छूट दी गई थी, न कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले अधिकारियों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार में छूट थी, न कि उसमें काम करने वाले ऑफिशियल्स को। लेकिन ऑफिशियल्स चाहते थे कि हम अधिक संख्या में यहाँ से पैसे कमा के अपने देश एक प्रॉस्परस पीपल के रूप में बन के जाए। खुद क्लाइव भी इसमें इन्वॉल्व था। क्लाइव के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया गया, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने क्लियरिफिकेशन देना पड़ा और उस क्लियरिफिकेशन में क्लाइव ने जो कहा वो आश्चर्यचकित करने वाला है। अगर चाहें तो आप सोर्स 3 में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कंपनी के रूल्स किस तरह से फैले। 1757 टू 1857 किस तरीके से उसने अपना विस्तार किया शासन का, और सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, और फिर इसके बाद किस तरीके से उन्होंने छोटे छोटे राज्यों का विलय किया। उन्होंने बंगाल को लेने के बाद मैसूर, मराठा, अवध और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, मछेरी, बूंदी, जयपुर, तमाम सारी रियासतों को उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में हमने चर्चा की, लॉर्ड डलहौजी ने किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया और बड़ी चतुराई के साथ उसने संपूर्ण साम्राज्य को अपने हिस्से में मिला लिया। किस तरीके से उसने बिना युद्ध लड़े ही भारत के तमाम क्षेत्रों को अपने अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित कर लिया। इन चीज़ों पे हमने चर्चा की और फिर हमने देखा कि अब कंपनी शासन भारत में पूरी तरीके से स्थापित हो चुका था। भारत शासन अधिनियम 1858 में उसने भारत शासन अधिनियम में क्लियर हो चुका था कि अब वो भारत पे बड़े पैमाने पे शासन करेगी। हमने इसके बारे में बताया कि कितने क्षेत्र पे वो शासन कर रही थी, कितना बड़ा अधिकार क्षेत्र उसके अंदर आ चुका था। करीब करीब 63% लैंड और 78% पॉपुलेशन अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंट्रोल हो रही थी। हमने इन चीज़ों को देखा, इस पर बात की और फिर हमने किस तरीके से उनके एडमिनिस्ट्रेशन के एक्टिविटीज़ इंडिया में बढ़ी, रेगुलेट हुई, उन चीज़ों पर चर्चा की। कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने किस तरीके से भारतीय पंडितों, मौलवियों की सहायता से रूल्स बनाए, दीवानी फौजदारी अदालत इम्प्लीमेंट की, इंट्रोड्यूस किया और फिर बाद में इनको उनकी किताबों, धार्मिक किताबों को कंपाइल किया गया और कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना कर दी गई, सदर निजामत अदालत बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। इस चैप्टर आज इसी के साथ यहाँ पे समाप्त होता है। इसमें कुछ चीज़ों को आप पढ़िए, कुछ टर्मोलॉजी को देखिए, जैसे मुफ्ती, काजी, धर्मशास्त्र, सवार, मस्केट और भी कुछ शब्द आपको मिलेंगे। इन चीज़ों को नोट करिए, इनके लर्न करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं।
अब आइए क्वेश्चन आंसर पे कुछ ध्यान दे लेते हैं, देख लेते हैं क्या है आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को देखिए और समझिए अभी अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा क्या वो सारी चीज़ें आ रही या नहीं। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेड कंपनी टू इंडिया, किन किन चीज़ों को कौन कौन सी वस्तुएं थी जो भारत में पाई जाती थी जो यूरोपियन स्टेटर्स को अट्रैक्ट कर रही थी। कार्डमम, आप पहले पेज का लास्ट पैराग्राफ पढ़िए, वहाँ पे उन चीज़ों को दिखेगा। हमने बात की दालचीनी, इलायची, इंडियन स्पाइसेस, इंडियन कॉटन, सिल्क, ये चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट वर द एरिया ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या कारण थे दोनों के बीच युद्ध का। क्योंकि फोर्टिफिकेशन कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन कर रहा था। सिराजुद्दौला इस बात से सहमत नहीं था और यही कारण था उसके पीछे का, और सबसे बड़ा कारण था व्यापारिक लाभ प्राप्त करने का, जो बंगाल के नवाब उनको उतना नहीं देना चाहते थे जितना वो चाहते थे। सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, ये सारी चीज़ें आप आसानी से इसका क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट चैप्टर। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।